नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। हाँ, वही टॉपिक जो एग्जाम्स में अक्सर सिर घुमा देता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज इस पूरी गुत्थी को मिलकर हमेशा के लिए सुलझा देंगे। अक्सर हमारे संविधान के बारे में एक बात कही जाती है, एक ताना सा कसा जाता है कि ये तो एक उधार का थैला है, मतलब बस दुनिया भर से कॉपी पेस्ट कर दिया। पर क्या ये सच है? और सच कहूं तो एग्जाम के लिए इतने सारे देशों के नाम और उनसे क्या लिया गया है, ये सब याद रखना उफ, किसी सिरदर्द से कम तो नहीं है, है ना? तो ये रहा आज की हमारी चर्चा का रोड मैप। हम पता लगाएंगे कि हमारा संविधान नकल है या अकल का कमाल। जानेंगे कि इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी, ब्रिटेन और अमेरिका से हमने क्या सीखा, देश की आत्मा यानी पॉलिसी और ड्यूटीज कहाँ से आईं और इसका पूरा ढांचा कैसे तैयार हुआ। और हाँ, सबसे आखिर में इस बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे, क्या ये उद्धार था या हमारे देश का उद्धार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। और सबसे पहले इसी सवाल को सुलझाते हैं कि हमारा संविधान वाकई में सिर्फ एक कॉपी है या फिर इसके पीछे एक बहुत ही समझदारी भरी सोच थी। देखिए, दूसरे देशों की तरफ देखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा तो हमारे अपने देश में ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये नंबर देखिए, करीब करीब 70%। हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा यानी कोई 250 आर्टिकल्स सीधे 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान का असली ब्लूप्रिंट है, उसकी नींव है। जरा सोच कर देखिए, देश अभी अभी आजाद हुआ है, बंटवारे का जख्म एकदम ताजा है, और ऐसे में देश को चलाने के लिए तुरंत एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए। क्या उस वक्त सब कुछ जीरो से बनाना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो सिस्टम पहले से मौजूद था, जो टेस्टेड था, जैसे कि फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी का पूरा ढांचा, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबको अपनाना एक बहुत ही स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक मूव था, ताकि देश की गाड़ी एक दिन के लिए भी न रुके। अच्छा, अब आते हैं उस जोड़ी पर जिसमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ब्रिटेन और अमेरिका। इसको याद रखने के लिए एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, एक सिंपल एनालॉजी, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन, जिनके राज करने के तौर तरीकों से हम पहले से ही वाकिफ थे, उनसे हमने लिया गवर्नेंस का हार्डवेयर, मतलब वो पूरा सिस्टम जिस पर देश चलना था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम। और फिर अमेरिका से हमने लिया इसका सॉफ्टवेयर, वो चीजें जो इस सिस्टम को पावर देती हैं और साथ ही कंट्रोल भी करती हैं, जैसे हम सबके फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू की वो जबरदस्त पावर जिससे कोर्ट्स पार्लियामेंट के बनाए कानूनों पर भी नजर रख सकती है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को अपनी मनमानी करने से रोकता है। कोई भी देश सिर्फ सिस्टम और अधिकारों पर नहीं चल सकता, है ना? उसे एक नैतिक दिशा, एक मॉरल कंपास भी तो चाहिए। तो अब बात करते हैं संविधान के उन हिस्सों की जो इसे एक आत्मा देते हैं, एक पहचान देते हैं। इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये संविधान की अंतरात्मा की तरह हैं। ये सरकार को एक गाइड बुक देते हैं कि देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए किस दिशा में बढ़ना है। और हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका भी यहीं से लिया गया है। अब अधिकारों को कर्तव्यों के साथ बैलेंस करना भी तो जरूरी था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, और इसकी प्रेरणा हमें मिली उस वक्त के सोवियत संघ से। इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, रूस एक दोस्त है और दोस्त का कर्तव्य मदद करना है। हमारे प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो आदर्श है वो भी यहीं से आया है। तो ठीक है, सिस्टम आ गया, राइट्स मिल गए और आत्मा भी मिल गई, लेकिन इस इतने बड़े देश को एक साथ जोड़े रखने वाले स्ट्रक्चर का क्या? चलिए देखते हैं कि इस पूरी इमारत के बाकी खंबे और बीम कहाँ से लाए गए। यहाँ एक जरूरी बात समझने की है। भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश, इसकी एकता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की बहुत जरूरत थी। और ये आइडिया हमने लिया कनाडा से, जहां सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल होता है। मकसद बस एक था, देश को टूटने से बचाना। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी आसान है, कनाडा इज इक्वल टू केंद्र। और ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का आइडिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लिस्ट। ये उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जरूरी मुद्दों पर टकराव नहीं बल्कि सहयोग को बढ़ावा मिलता है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि हमारे संविधान को हर मुश्किल हालात के लिए कैसे तैयार किया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रोविजन लिया ताकि देश संकट के समय मजबूत रहे। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया ताकि संविधान समय के साथ बदल सके, एक जिंदा दस्तावेज बना रहे।
और फ्रांस की क्रांति से हमने लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के वो महान आदर्श। तो अब तक की सारी जानकारी के साथ हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए लौटते हैं अपने उस पहले सवाल पर। और देखिए, इस पूरी बहस का सबसे अच्छा जवाब खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उनका ये कथन कितना पावरफुल है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये कोई अंधी नकल नहीं है, बल्कि एक विवेकपूर्ण चयन है। मतलब सोच समझकर अकल से चुनी हुई चीजें। क्योंकि संविधान के जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं ना, उन पर किसी एक देश का कोई पेटेंट नहीं होता। और आखिर में बात यही है, संविधान सभा में हर एक प्रोविजन पर घंटों बहस हुई और उसे भारत के खास सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल के हिसाब से बदला गया, ढाला गया। ये कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों को समझदारी से अपनाकर उन्हें पूरी तरह से भारतीय बनाने का एक प्रोसेस था। और ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी अपनी मौलिकता में है, या फिर दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को लेकर उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लेने की क्षमता में। सोचिएगा जरूर।